हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के बारे में। देखिए, साइकिल तो सबने चलाई है, आप भी चलाते हैं, हमने भी चलाई है, ठीक है। तो साइक्लिस्ट जब स्ट्रेट ट्रैक पर सीधी सीधी दूरी तय करता है, एक सीधे रास्ते पर अपनी पोजीशन को वर्टिकली बनाए रखता है, ठीक है, एक स्ट्रेट पोजीशन बनाए रखता है, तो बात ठीक है, वहाँ पर बेंडिंग की कोई नीड भी नहीं है और बेंडिंग होती भी नहीं है ना। लेकिन क्या होता है कि ये जो सीधा सीधा रास्ता है, ये जो स्ट्रेट ट्रैक है हमारा, जब ये रास्ता मुड़ता है, आगे जाकर यू टर्न आता है या कोई सर्कुलर ट्रैक आप देख रहे हैं और उसी ट्रैक पर आपको कुछ डिस्टेंस कवर करनी है, तो ऐसे ट्रैक पर, उस सर्कुलर ट्रैक पर, उस यू टर्न वाले रास्ते पर साइक्लिस्ट स्लाइटली सेंटर की तरफ बेंड लेता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक टॉपिक बनाया गया है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। पर अब बात आती है वो बेंडिंग क्यों हुई है, क्या रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहली बात, उसने बेंडिंग क्यों की सेंटर की तरफ। दूसरी बात, कितने एंगल तक हमें बेंडिंग करनी चाहिए, अगर ये एसेंशियल है तो क्या सेफ टर्न लेने के लिए बेंडिंग एसेंशियल है, ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कितने एंगल तक साइक्लिस्ट को बेंड करना होता है, अपनी पोजीशन को वर्टिकल पोजीशन से सेंटर की तरफ झुकाव करना होता है, जिससे कि वो व्यक्ति सेफ टर्न ले सके। यही सारी चीज़ें हमें आज के वीडियो में समझनी है कि क्या फार्मूला है, कितने एंगल को हम देख सकते हैं या कितने एंगल पर हमें बैंड लेना चाहिए जिससे कि सेफ टर्न लिया जा सके। साइक्लिस्ट की बात नहीं है यहाँ पर, आप साइक्लिस्ट के अलावा बाइकर्स वगैरह को भी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है और टर्न के दौरान तो स्लाइटली बेंडिंग होती ही है, ठीक है ना। वो सेफ टर्न को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना होता है, ये नेचुरल टेंडेंसी बनी हुई है, ठीक है। कोई ऐसा सोचता नहीं है कि भाई हाँ सर्कुलर ट्रैक आ गया है तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का या कौन सी फोर्स है, ये सब चीज़ें इतना सोचेंगे तो वहाँ पर तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। टर्न लेने से पहले थोड़ा ना ये सब डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन ये क्या है ना, एक नेचुरल फिनोमेना बन गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो इन सब काम को करने में हमारी मदद करती हैं। ऐसा कौन सा डायग्राम हो सकता है जिसके ज़रिए हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं कि भाई सेफ टर्न अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें वर्टिकल पोजीशन से, देखिए आप इस तरह से समझिए, ये वर्टिकल पोजीशन है और जब हम टर्न ले रहे हैं तो कितना बेंडिंग होती है, कितना में बेंड, क्या हमें इतना बेंड करना चाहिए या इतना बेंड करना चाहिए या इतना बेंड करना चाहिए। ज़्यादा अगर आप बेंड करेंगे तो वर्टिकल जो था वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए वो एंगल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो ड्राइव करना है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने का एक सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम बहुत इजी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारी हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्कुलर ट्रैक बनाएंगे, ठीक है, सर्कुलर लग रहा है ना, ठीक है। ये एक, अगर हम फ्रंट से देखते हैं ना चीज़ों को कि भाई जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, सामने से कोई टर्न करके आ रहा है तो ऐसे फ्रंट व्यू हो गया है ना। यहाँ पर हमें एक साइकिल ड्रॉ करनी होगी, साइकिल का फ्रंट व्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इसमें अगर हम फ्रंट व्यू कंडीशन देखते हैं, आप थोड़ा इमेजिन कीजिएगा। देखिए वर्टिकल पोजीशन क्या थी ये, लेकिन ये जो साइक्लिस्ट है ये वर्टिकल पोजीशन से स्लाइटली बेंड ले चुका है, ठीक है। अब ये साइकिल का टायर दिखाया गया, ये उसका एक हैंडल दिखाया गया, यहाँ पर ये उसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं सी, इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर सी पॉइंट, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भाई वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसको ऑब्जेक्ट की कंडीशन से मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट सीधा हो तो भी वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है और अगर ऑब्जेक्ट तिरछा है तो भी वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है। अभी हमारी लास्ट वीडियो भी आई है क्लास 11 के फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर,
ये जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है ये भी क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी पर आपको हमारी वीडियो मिलेंगी। तो यहाँ पर वही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कि भाई कितने एंगल तक वो बेंड लेता है। तो लॉजिक उन सब में भी सेम ही है, बैंकिंग ऑफ रोड में भी काफ़ी हद तक कंडीशन मैच करती हैं। सेम इसी तरीके से किसी ब्लॉक को आप स्लंटिंग पाथवे पर ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, एक अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें यूज़ करने को मिलती हैं। ठीक है, तो वेट एज अ फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, mg। ठीक है, और वेट के लिए तो आपने डाउनवर्ड बता दिया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर फोर्स होती है नॉर्मल रिएक्शन। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट तिरछा होता तो क्या तब भी नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेट रहता ऊपर की तरफ, नहीं ना। तो ऑब्जेक्ट अब सरफेस ऐसे दिखा रहा है, तो यहां पर ये आपने नॉर्मल रिएक्शन दिखाना होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इस तरीके से, तिरछा है तो इस तरीके से, पर वेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। ठीक है, ये कुछ लॉजिक है जो आपको ध्यान रखने होते हैं ना। तो ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन जो है रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन के लोकेशन पर एंगल दिखाने से पहले हम एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन डाल लेते हैं, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई कितना बैंड ले रहा है। ठीक है ना, देखिए अब आप ध्यान से समझिएगा, है ना, कि एंगल हमें ऊपर की तरफ बनाना चाहिए, नीचे की तरफ। भाई आइडियल कंडीशन क्या है, जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, वर्टिकल पोजीशन। जैसे ये ट्रैक है, स्ट्रेट रोड मान लीजिए आप इसको, और साइक्लिस्ट है ये, तो साइक्लिस्ट जब बैंड लेगा तो वर्टिकल पोजीशन को छोड़कर ऐसे जाएगा ना। ठीक है, तो एंगल कहां पर बनेगा, ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास यहां पर ऐसे, इसको दूसरे कलर से देख लेते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व हो जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, ठीक, तो देखिए यहां पर क्या ना, ये थीटा दिखाया हुआ है, ये हमारे पास जो थीटा है ये क्या है, एंगल है बेंडिंग, कि साइक्लिस्ट ने जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हम देख रहे हैं, वर्टिकल पोजीशन को छोड़कर वो स्लाइटली बेंड हुआ है, तो थीटा ऊपर की तरफ बन रहा है। और मैथ्स के रूल के आधार पर अगर ये थीटा है तो कंडीशन अब सोचिए जरा ध्यान से, है ना, ये भी थीटा होगा ना। ठीक है, और अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो हमें आर वेक्टर के दो कंपोनेंट अब दिखाने होंगे। अब वो दो कंपोनेंट कौन से हैं, यहां पर लिख लेते हैं उसको, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, तो रेजोल्यूशन वेक्टर हमने यूज कर लिया है ना। आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो बाद में लिख लेंगे हम यहां पर साइड में कौन सी चीज क्या है। तो आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व हो चुका है, दो कंपोनेंट अपने दिखा रहा है। जिस साइड थीटा होता है, बेसिक बात है बिल्कुल, कि जिस साइड थीटा होता है उस साइड हम क्या कंसिडर करते हैं, आर कॉस थीटा, और जस्ट उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होगा हमारा, आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमने आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड बन रहा है, और एंगल, ये सब चीजें यहां पर हमने डायग्राम में मेंशन कर ली हैं। ठीक है, तो अब हमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखकर एक बात पता चल रही है कि अगर वो साइक्लिस्ट, है ना, अगर वो साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक पर भी अपनी पोजीशन को वर्टिकली बनाए रखता है, तो ऐसे में क्या होगा, आर रिजॉल्व नहीं होगा। आप लाइन ध्यान से सुनिएगा, आज के वीडियो का ये जो टाइम फैक्टर है, ये अभी जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई साइक्लिस्ट ने बैंड क्यों लिया, क्या जरूरत थी। किसी पंडित जी ने कह रखा है कि जब भी आपका कोई मोड़ आएगा तो आपको बैंड लेना ही लेना है, भाई सीधा सीधा मुड़ जाए, है ना, सीधा सीधा डिस्टेंस कवर कर ले सर्कुलर ट्रैक पर भी, पर क्यों बेंडिंग हो रही है, वही हमें रीजन समझना है।
तो ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। अगर साइकिलिस्ट ने, ठीक है, जो भी व्यक्ति साइकिल चला रहा है या टू व्हीलर, कुछ भी इस तरह से बाइक वगैरह का भी जिक्र कर सकते हैं आप, तो उसने स्ट्रेट ट्रैक पर वर्टिकल पोजीशन बनाए रखी, बात ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर सर्कुलर ट्रैक पर भी उसने अपनी वर्टिकल पोजीशन को बनाए रखा, ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होगा वेट के, ठीक है। साथ में रेजिस्टेंस फोर्स, आपको पता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, एक तरह की रेजिस्टेंस फोर्स होती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आर आपका रिजॉल्व नहीं हो पाएगा दो अपने कंपोनेंट में। और अगर आर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा में, रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को स्टैटिक, अपनी पोजीशन को वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट बनाए रखा, बेंडिंग नहीं की। तो ऐसी कंडीशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उसमें क्या होता है, ठीक है। आर रिजॉल्व नहीं हो पाएगा ऐसी स्थिति में, आर साइन थीटा भी नहीं बनेगा और ना ही आर कॉस थीटा। और सोचिए अगर आर साइन थीटा नहीं बना तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इफेक्ट है वो बहुत कम रह जाएगा। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट कम रह जाता है तो सर्कुलर ट्रैक पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर डोमिनेंट होती है तो वो साइक्लिस्ट है या जो बाइकर है वो बाहर की तरफ, सर्कल जो हमारा बन रहा है, जो सर्कुलर ट्रैक है जिसको हम यू टर्न वगैरह कहकर चल रहे हैं, तो उसके जस्ट बाहर की तरफ जाकर वो गिर सकता है और वहां पर उस व्यक्ति को चोट लग सकती है, डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। पर ऐसा ना हो, इसीलिए कहा गया, साइंस ने क्या बोला कि भाई जब आपका सर्कुलर ट्रैक होगा, कोई मोड़ आएगा तो आपको वहां पर बेंडिंग लेनी ही होती है। ज्यादा एंगल से भी बेंडिंग नहीं लेनी है और स्ट्रेट भी नहीं रहना है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन को भी नहीं बनाए रखना है। तो इसीलिए स्लाइटली बेंडिंग जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्लाइटली बेंडिंग करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो रिजॉल्व हो जाता है दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट में, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आर साइन थीटा इशारा कर रहा है, डायग्राम से आपको पता चल रहा है, सेंटर की तरफ इशारा कर रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंस को बनाए रखती है, ठीक है। और अगर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बैलेंस बना हुआ है तो आप यकीन मानिए कि वो व्यक्ति सेफ टर्न ले पाएगा। अब ये चीज तो हमें क्लियर हो गई है, ठीक है, शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। बात आती है कि कितने एंगल से बेंड लेना है, सिर्फ ये चीज बची है। इस चीज के लिए हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, ठीक है। उस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं और उसकी मदद से हम आसानी से निकाल पाएंगे वैल्यूज के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए डेरिवेशन में वैल्यूज तो नहीं होती है ना, डेरिवेशन में क्या होता है, रीजनिंग होती है, डायग्राम होता है, कुछ लॉजिक्स हैं जिसकी मदद से आप कुछ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉर्मूले को फाइंड आउट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स में उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वैल्यूज बताई जा सके, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं कि कैसे हमें उसे निकालना होगा। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट कौन से टर्म्स बन रही हैं ना, पहले सेंटर वाला ही पॉइंट ले लेते हैं। आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है ना, पता है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एम क्या है यहां पर, मास, वी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, डिस्टेंस एज अ रेडियस, सर्कुलर ट्रैक की बात चल रही है ना, तो रेडियस। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब आपने इसमें देखिए आर कॉस थीटा एम जी के इक्वल आ रहा है ना, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देना है, सिंपल, जैसा आप मैथ्स में बहुत करते हैं। बल्कि ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड इक्वेशन, तो ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड,
अगर आप फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या होता है देखिए, r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा। तो r sin थीटा के लिए mv स्क्वायर अपॉन में r, और यहां पर mg। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, वो आप कैसे भी कर लीजिए, वो अपना अपना तरीका होता है मैथ्स के लिए, कि भाई आप इसको नीचे 1 मान लीजिए, फिर इसको शिफ्ट कर लीजिए, है ना, जो भी। r से r तो कैंसिल होना ही है, tan थीटा इक्वल में m से m कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहां पर बचेगा v स्क्वायर डिवाइड बाय r g। तो ये आपका यहां पे ये वो एंगल है ना, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। तो v हमें मालूम होना चाहिए, वेलोसिटी, है ना। तो देखिए यहां पर हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है, जिसमें आप tan थीटा देख रहे हैं, tan थीटा इक्वल में वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। तो देखिए इस फॉर्मूले को देखकर पता चल रहा है कि अगर आप वेलोसिटी कम रखेंगे, ऐसा बोलते भी है ना जनरली कि सर्कुलर ट्रैक पर या यू टर्न पर वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वेलोसिटी अगर कम होगी तो एंगल भी हमें कम मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, कम झुकाव करना पड़ेगा। और बल्कि आपने ये चीज़ नोटिस की होगी रेसिंग ट्रैक पर, जैसे बाइकर्स हैं ना, बाइक से रेस लगा रहे हैं आप, तो क्या होता है ना कि वहाँ पर स्पीड भी हमें ज़्यादा बनाए रखनी होती है, क्योंकि हमें फर्स्ट आना होता है। ठीक है, तो स्पीड भी बनाए रखनी होती है, और साथ में हमें सेफ टर्न भी लेना होता है, ताकि कोई डिसबैलेंसिंग ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो बाइकर्स हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेंड लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, जो नी पार्ट है, हालांकि वहाँ पे प्रोटेक्टिव कैप वो लोग यूज़ करते हैं, पर लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेंडिंग होती है। तो स्पीड में अगर आप टर्न ले रहे हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा अगर लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न ले रहे हैं, तो ऐसे में एंगल फिर हमें ज़्यादा मेंटेन करना होता है, तभी आप फिर वहाँ पर उस चीज़ को बनाए रख सकते हैं, बैलेंसिंग को हैंडल कर पाएंगे। तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो एंगल भी आपको ज़्यादा लेना होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा मीडियम वेलोसिटी रखते हैं, ज़्यादा वेलोसिटी नहीं यूज़ कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पर, तो एंगल आप कम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए रेडियस के अकॉर्डिंग, रेडियस अगर ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा सर्कुलर ट्रैक बन रहा है ना, तो रेडियस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर एंगल हमें कम रखना होता है। अगर रेडियस कम है, अगर रेडियस कैसा है, कम है, सर्कुलर ट्रैक छोटा है, शॉर्ट आपके पास डिस्टेंस कवर करनी है आपको, और आपने छोटा सा सर्कुलर ट्रैक था, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, बड़ा एंगल मेंटेन करना होगा, ज़्यादा झुकाव लेना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें फार्मूले को देखकर क्लियर हो रही हैं कि भाई एंगल कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक फार्मूला निकाल लिया है, बाकी आपको आर वेलोसिटी जी आपको मालूम है ही, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप वहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर्कुलर ट्रैक में अगर आप कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं तो वहाँ पर बेंडिंग ज़रूरी क्यों होती है, और कितने एंगल पर हमें बेंड लेना चाहिए। अगर सर्कल ज़्यादा बड़ा है, सर्कुलर ट्रैक काफ़ी बड़ा है, तो क्या हमें एंगल कम लेना चाहिए या ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए, वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड होता है। तो ये सब चीज़ें हमने आज की वीडियो में क्लियर की। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोज़ को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।